शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ का जो ये हमारा एपिसोड है, ये तीसरा है। और हम लोग 10th क्लास या स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी सोशल साइंस के टेक्स्ट से हम कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं। इस वक्त हम अभी लगातार 2-3 एपिसोड में 10th क्लास से ही ले रहे हैं, और उसको हम देखते हैं कि कैसे वह कॉन्सेप्ट हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। उसका नॉलेज अगर हमारे पास आज है तो कैसे ये हमें हेल्प करता है अपने आसपास की जिंदगी को बेहतर समझने में, बेहतर फैसले लेने में। और एक सोशल साइंस के टीचर के रूप में जब हम इन बातों को लेकर के बच्चों तक जाते हैं, तब जो कॉन्सेप्ट हम उनको पढ़ाते रहते हैं वो मुझे लगता है मैजिकल हो जाता है। ये सिर्फ उस बात तक सीमित नहीं रहता है कि किसी तरह याद कर लो, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। देन दे ट्राई टू सी द लिंक कि कैसे यह जानना उनको अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में या अपनी आसपास की जिंदगी को बेहतर तरीके से देखने और समझने में मदद करेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। एंड जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसमें विकास जी ने मॉडरेट किया और पावर शेयरिंग के बारे में बातचीत की। आज के इस सत्र को अभी आगे बढ़ाएंगे आलोक मिश्रा जी, और वो बातचीत करेंगे जो हमारे 10th क्लास में उसी चैप्टर का एक हिस्सा था। हमने थोड़ा सा टच किया था प्रीवियस कन्वर्सेशन में, बहुसंख्यकवाद को। मुझे हमेशा से लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल में सिर्फ श्रीलंका के बारे में बता करके छोड़ देते हैं, जबकि इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि शायद इस पे बहुत एक पूरी चर्चा की जरूरत है। तो मुझे लगता है इसी चर्चा को अब आलोक जी, जो एक मतलब पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, शायद नेक्स्ट टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तब तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे। तो सेलिब्रेटेड राइटर, थिंकर, स्पीकर। सो वेलकम यू आलोक, टेक दिस अहेड फ्रॉम हियर। जब हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि क्यों जरूरी है ये, और हमने कुछ खासकर बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा। तो कक्षा 10 का जो हमारा टेक्स्ट है एनसीईआरटी का, उसमें श्रीलंका का एक उदाहरण इस रूप में दिया गया है कि श्रीलंका में आज़ादी के बाद जो वहाँ संविधान बना और शुरुआत में जो नियम बने, वहाँ की जो विविधताएं थी, जो एथनिक ग्रुप्स थे अलग अलग, खासकर सिंगली और तमिल, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी के वो प्रयास नहीं किए गए जो लोकतंत्र की बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें सभी को समान भागीदारी, सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त होता है। वो चीज़ वहाँ नहीं हो पाई। और हमने देखा और समझा उस सेशन में भी और टेक्स्ट के द्वारा भी कि किस तरह से वहाँ पर आपसी तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ते बढ़ते वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई, और एक लोकतांत्रिक देश के उदाहरण के तौर पे जब हम श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका उन पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठता दिखाई देता जो लोकतंत्र की बेसिक नीड्स होती हैं। अब उस किताब में भी अगर हम ध्यान दें, आलोक, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ कई सारे टीचर्स हैं जो नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा सा अगर उनके लिए हमें बताना हो कि क्या सोशल कंपोजिशन था तो दैट विल हेल्प। हाँ, तो किताब में बेसिकली 2 देशों का उदाहरण दिया हुआ है, बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम एक ऐसा देश है जो छोटा सा देश है यूरोप का, जहाँ पे भाषा को लेकर विविधता थी, खासकर वहाँ के डच भाषी जो कि लगभग 59-60% लोग हैं वहाँ पर, और फ्रेंच भाषी लोग जो लगभग 40% हैं। उनके बीच तनाव था। तनाव इस बात को लेकर भी था कि डच लोग संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति फ्रेंच लोगों के मुकाबले कमजोर रही है, और भी कुछ चीजों को लेकर तनाव पैदा हुए। उस तनाव को बेल्जियम ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपस में संवाद के द्वारा मिलजुल कर अपने संविधान में कुछ इस तरह के बदलाव करके दूर किया जो कि बहुत लोकतांत्रिक थे अपनी प्रकृति में। जैसे उन्होंने कुछ इस तरह के बदलाव किए जिससे दोनों समूह जो थे वो संतुष्ट हो पाए। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबर की भागीदारी, कोई ऐसे निर्णय लेना जिसमें दोनों समुदाय प्रभावित हो रहे हैं तो उनके जो मेंबर हैं उनका बहुमत अगर होगा तभी लिया जाएगा। ज्यादातर शक्तियां राज्यों को दे दी गई, क्योंकि 2 अलग अलग क्षेत्रों में समुदाय ज्यादा बड़ी संख्या में रह रहे थे। ब्रसेल्स जो इनकी राजधानी है, वहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जहां पूरे देश में डच बहुमत में थे, वहां ब्रसेल्स में फ्रेंच लोग थे। लेकिन
पूरे देश में चूंकि उन्होंने बराबर प्रतिनिधित्व माना था डच लोगों ने, तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने माना। तो ये कुछ मोटा मोटी हिसाब से उन्होंने एक संतुलन स्थापित किया, खासकर भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए एक सामुदायिक सरकार बनाई गई। एक ऐसी सरकार जिसका चुनाव फ्रेंच लोग अलग करेंगे, डच लोग अलग करेंगे, जर्मन लोग अलग, और वो अपनी भाषी समूहों और सांस्कृतिक मुद्दों पर काम करेंगे। इसके बरक्स हम श्रीलंका को देखें, श्रीलंका जो कि 1948 में आज़ाद हुआ, हमारा पड़ोसी देश है और हमारे हरियाणा राज्य के बराबर इसकी आबादी है लगभग। वहाँ पर जो निर्जातीय विविधता है, एथनिक डाइवर्सिटी है, वो मुख्यतः सिंघली और तमिल जो समुदाय हैं उनको लेकर है। सिंघली वहाँ बहुमत है 74% के आसपास, और उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, जबकि तमिल ज्यादातर हिंदू हैं और उसमें से कुछ मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो ये एक विविधता है वहाँ पर। लेकिन श्रीलंका आज़ादी के बाद उसने जो अपना संविधान बनाया और जो अपने यहाँ एक राज व्यवस्था कायम की, उसमें इस समझ ने काम करना शुरू किया शुरू से ही कि श्रीलंका में चूंकि सिंघली बहुमत में है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ की सरकारों ने उन्हीं के हितों को बढ़ाना शुरू किया। संविधान में और कानूनों के द्वारा कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए, जैसे सिंघली राजभाषा होगी, नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में सिंघली लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, सिंघलियों का जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसे राज धर्म माना जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा राज्य के द्वारा। ये सब बातें हुई। इस बात को लेकर तमिलों में असंतोष हुआ। उन्होंने शुरुआत में अपनी मांगे आवाज उठाई, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। बाद में उनके कुछ समूह बने जो अलग तमिल ईलम सरकार की डिमांड करने लगे। बाद में एक संप्रभु देश की डिमांड होने लगी। लिट्टे नाम का एक संगठन बना, जिसे हम अभी तक दुनिया में सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन के तौर पे भी मान्यता प्राप्त रही है हाल के वर्षों तक। हालांकि 2009 में वहाँ की सेना ने, श्रीलंका की सेना ने उसे लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर पूरी तरह से अभी जो असंतोष है तमिलों में वो खत्म हो गया है। अभी भी तनाव व्याप्त है, ऊपर की शांति है। अब हम इसको समझते हैं कि दरअसल ये है क्या। श्रीलंका की जो स्थिति है, इसको किताब में बहुसंख्यकवाद कहा गया। बहुसंख्यकवाद मोटे तौर पे एक ऐसी समझ की ओर इशारा करता है, मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसमें यह माना जाता है कि किसी भी देश में जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जो लोग प्रबल बहुमत में होते हैं, उनकी संस्कृति, उनके जीवन पद्धति और उनकी आवाज ही प्रमुख आवाज होती है। सरकारों को उन्हीं के हितों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और वही दरअसल राष्ट्र के असली वारिस हैं। देश की जो पहचान है उनसे ही निर्धारित होती है। और हम देखें तो ये जो मान्यता है लोकतंत्र में, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है, तो दरअसल बहुसंख्यकवाद या बहुसंख्या इससे बहुत मिलता जुलता टर्म है। इसीलिए बहुत कई बार भ्रम भी की स्थिति पैदा होती है कि जब बहुमत का शासन है लोकतंत्र, तो जाहिर सी बात है जिनकी संख्या ज्यादा है उनका शासन है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र मुद्दों के आधार पर बहुमत की बात करता है, ना कि जो स्थायी बहुमत है, स्थायी संख्या है। हर देश में, चूंकि आजकल लगभग दुनिया के सभी देश विविधतापूर्ण हैं, बहुत कम देश ऐसे हैं जो होमोजीनियस हैं, और जहां विविधताएं होती हैं वहां पर कुछ लोग संख्या में, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे नस्ल के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, जाहिर सी बात है बाकी लोगों से उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो जब हम लोकतंत्र में बहुमत का शासन कहते हैं, तो दरअसल हम ये नहीं कहते कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनका शासन। हम मुद्दों के आधार पर ये संख्या बदलती रहती है। हर बार शासन परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे भारत में हुआ कई बार पिछले चुनाव में। तो ये जो बहुसंख्यक लोगों का जो शासन है, दरअसल मुद्दों के आधार पर राजनीतिक शासन है। लेकिन बहुसंख्यकवाद की जो विचारधारा है वो इसे स्थायी बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी तरफ ले जाती है और उनके शासन को महत्वपूर्ण मानती है। इसमें मुरारी एक चीज और हम समझ सकते हैं कि अगर हम श्रीलंका का उदाहरण तो देते ही हैं अपनी कक्षा में, अगर हम इसको अपने देश के उदाहरणों के द्वारा आगे बढ़ें, अपनी कक्षा में अपने आसपास के एग्जाम्पल दें, तो शायद बच्चों के लिए या
हमारे जो और लोग हैं हमारे आसपास, उनको समझने में ज्यादा मदद मिलती है। हाँ। मैं बहुत हैरान होता हूँ जब अपने देश के संविधान और उसके प्रावधानों को देखता हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो शायद बहुत समझदार थे या बहुत दूर की दृष्टि रखने वाले लोग थे, कि वो जानते थे कि जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे सब में लगभग एक कंसेंट था कि आजादी के बाद हम लोग एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण करेंगे। लेकिन वो जानते थे कि ये शब्द जितना खूबसूरत है, इसको अचीव करना, इसकी मान्यताओं पर चल पाना उतना ही मुश्किल काम है। राइट। और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान किए संविधान के अंदर कि भले लोकतंत्र हमने अपनाया, लेकिन लोकतंत्र को अपनाने के साथ साथ कुछ ऐसे सेफ्टी वॉल भी अपनाए जिससे कि बहुमत का शासन बहुसंख्यक वर्गों का शासन ना हो जाए। इसमें मैं कुछ चीजों और कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जो भी हम लोगों के साथ अभी जुड़े हुए हैं, कि कैसे हमारा संविधान बड़ी खूबसूरती से कुछ चीजों को एक बहुसंख्यकवाद ना आने पाए हमारे देश में, और अगर आने की जो संभावना रहती है हर लोकतंत्र में, उससे कैसे उन्होंने पहले ही उस बात को सोचा और कुछ प्रावधान किए। जैसे यहाँ पर मैं एक भाषा नीति की बात रखना चाहूंगा कि संविधान सभा में भाषा को लेकर बहुत बहस चला। बहुत सारे लोग थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे स्थापित करना चाहते थे, और उसका विरोध भी उतनी ही तीव्रता के साथ कुछ लोग करते थे, खासकर दक्षिण भारत के जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। तो इस बात को एक बीच का रास्ता निकालते हुए संविधान सभा में काफी बहस चली। हिंदी को जहां राजभाषा का दर्जा दिया गया, वहीं और लोगों की आवाजों को मान्यता देते हुए अंग्रेजी को साथ में चलते रहने की बात की गई, और साथ ही एक 7वीं अनुसूची में भाषाओं की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें हमारे देश के जो प्रमुख भाषाएं हैं उनकी एक लिस्ट है, और इस समय लगभग उसमें 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई राजभाषा के तौर पे। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे किसी एक भाषा भाषी समुदाय को महत्व न देकर, उन्हें पता था कि अगर हमने एक भाषा को मान्यता दे दी और सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों, हर जगह इसी भाषा भाषी लोगों को महत्व दिया जाने लगा, तो और लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और उनमें कहीं ना कहीं असंतोष होगा। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं चार्ल्स टेलर, वो हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हम चाहे या ना चाहे अनजाने ही वो बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति को ज्यादा महत्व देती है और उन्हें विशेषाधिकार देती है। जैसे कि कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा बना देना, किसी एक संस्कृति को राष्ट्रीय संस्कृति के तौर पे मान्यता देना। लेकिन मैं अपने जब संविधान को देखता हूं तो देखता हूं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए, ऐसे सेफ्टी वॉल्व क्रिएट किए गए जो इस संभावना को मिनिमाइज करती हो। अभी तो मैंने जैसे एक उदाहरण दिया, आगे आप और बहुत सारी बात देख सकते हैं। सेकुलरिज्म की पॉलिसी इस बात को बताती है। विशेष राज्यों का दर्जा, हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र रहे जिनकी संस्कृति, जिनका रहन सहन, जिनकी जीवन पद्धति औरों के मुकाबले बहुत अलग थी, जैसे उत्तर पूर्व के राज्य। तो आप देखेंगे उनको बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए। कश्मीर एक विशेष परिस्थिति में हमारे यहाँ शामिल हुआ, तो कहीं वो बहुसंख्यक वाद की भेंट ना चढ़ जाए, वहां के लोग भी इस बात को चिंतित थे और कुछ आपसी सहमति से कुछ सेफ्टी प्रदान की गई। हालांकि पिछले दिनों उसको संसद के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट हो, या जैसे बहुत सारे लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। और हमने जिसको हम बोलते हैं कि समान संहिता या कॉमन सिविल कोड, उसकी जो बात को हमने नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा कि हम इसको थोपेंगे नहीं, आपसी सहमति से राज्य को जब लगेगा कि हम सहमत हैं किन्हीं बिंदुओं पर, तब जाके उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। तो एक तरह से मान्यता की राजनीति आज से 70 साल पहले ही हमारे संविधान निर्माता उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। वो मान्यता की राजनीति जो पश्चिम में 80 के दशक में परवान चढ़ी है। तो मैं ये देखता हूं कि कितने वो फॉरवर्ड थे अपनी थिंकिंग में, और बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये वो जो सोचते थे वो बेहतरीन सोचते थे। जैसे हमारे पड़ोसी देशों के उदाहरण, श्रीलंका, किस तरह से वहां गृह युद्ध हुआ, पाकिस्तान किस तरह से भाषा के नाम पर 2 टुकड़ों में बट गया,
उर्दू भाषा के नाम पर, राइट। और बंगाली भाषी लोगों ने अलग एक देश बनाया। तो इस बात को हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, हमारे सोशल साइंस के भी बहुत सारे साथी हैं। उनमें से कोई अपनी कोई टिप्पणी बीच में दर्ज कराना चाहें, या और साथी कि वो इस बिंदु से क्या समझते हैं, हाँ, तो वो अपनी बात एक चीज रखें। मैं पूछना चाहूंगा सभी से ही कि आपने बहुत अच्छा एक आउटलाइन रखा है इसका। मुझे लगता है कि दक्षिण एशियाई देश जो है, खास करके जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें यह एक बहुत बड़ी समस्या रही। और आपने बताया कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो एक जबरदस्त तरीके से इससे निपटने का कोशिश किया है। लेकिन जो समस्या श्रीलंका में रही, बांग्लादेश में रही, एक तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां मतलब इरेडिकेट कर दिया गया, वही हालात पाकिस्तान में रहे। लेट से ही सही वही समस्या ऐसा लगता है कि भारत में भी अब दिखने लगा है। काफी सारे लोग ऐसा मतलब कह रहे हैं कि जिसको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड था, जिसने उस समस्या को एक तरीके से रोका हुआ था, टाला हुआ था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अब सामने आने लगा है, जो ऑलरेडी आसपास के देशों में मतलब दिख रहा था, जहाँ पे माइनॉरिटी वॉइस को एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। तो मतलब इसको कैसे, जैसे जब लोग कहते हैं कि हम अपने देश में ऐसा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, वो जो माइनॉरिटी वॉइस का ये एक ऐसा आता है असर्शन, यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो हम इसको कैसे समझें? तो इसमें मुरारी बस बात वही है कि संविधान तो एक लिखित इबारत है। आफ्टर ऑल हम लोगों को उसे फॉलो करना होता है, हम लोगों को एक समझ बनानी होती है उसको लेकर। जो लोग उसको बरतते हैं, जैसे हमारे नेता, हमारे राजनीतिक दल, हमारा बौद्धिक वर्ग उसको किस तरह से देखता है। और बेशक आपका जो इशारा है कि भारत में किस तरह से उस चीज को हम मेंटेन कर पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं कि नहीं, कहीं हमारी गाड़ी का पहिया पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो बेशक जो बहुसंख्यकवाद की समझ रही है, मेजॉरिटेरियनिज्म की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत डीप रूटेड रही है हमारे यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि उसकी समझ काम नहीं करती है हमारे यहाँ। और बहुत सारे समूह, बहुत सारे संगठन, कुछ राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों के साथ रहे हैं हमेशा से, और उनको वो चीज अपील करती रही है। और हमारी जैसे आज की ट्विटर की चर्चा है, या हमारी जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं, जो हमारी कक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं उस एक पॉपुलर, या जो एक पहले से हमारे बीच में रही है एक नोशन बहुसंख्यकवाद की, उससे निपटने के यही सब टूल्स हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे आपसी बातचीत के द्वारा इस बात को समझना। हम सब जानते हैं, हम सब देश से प्रेम करना, लगाव होना, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हम जहां पैदा होते हैं, जहां रहते हैं, जाहिर सी बात है हमें उससे लगाव होता है, प्यार होता है। लेकिन देश प्रेम की वो परिभाषा अगर बहुत संकुचित हो जाए, अगर उसमें मेरे ही समाज के और देश के ऐसे लोग जिनकी पहचान मेरे से कुछ अलग है, या जिनकी अलग है लेकिन वो संख्या में कम है, इसीलिए वो इतने मुखर होकर, या इतना प्रतिनिधित्व उनका नहीं है हर जगह पर, तो मैं ये मानना शुरू कर दी कि वो लोग बहुसंख्यकवाद की समझ इसी बात पर काम करती है कि एक मेन स्ट्रीम कल्चर है जो कि राष्ट्रीय है, बाकी जो है वो या तो अदर्स हैं या लोअर हैं। तो ये जो अदर्स और लोअर की फीलिंग है, इस बात को अगर मैं अपनी कक्षा में एज अ टीचर स्थापित कर पाऊं कि कोई बात मैं अगर सोचता हूं तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों की समझ पर, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि मेरे मन में अगर इस बात को लेकर बहुत बहुत बेसिक तरीके से मैं इसको बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन देना शुरू करूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, तो क्या मैं एक नागरिक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर, उतने ही नागरिक तमिलों की जगह पर रखकर खुद को, या मलयाली लोगों की जगह पर रख के खुद को सोच सकता हूं कि अगर ये ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर केवल हिंदी को नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में और चीजों में तरजीह दी जाने लगे, तो क्या मेरे ही देश के उन हिस्सों के लोगों का उतना भला होगा? तो जिनको दरअसल हम राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी प्रतीकों के रूप में जिन चीजों को देखने के आदी हैं, उनको सवाल उठाना, और सवाल उठाते हुए उन पे कुछ क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना, ये बड़ा जरूरी है। अभी हम थोड़ा और चैप्टर से इसको लिंक करेंगे आगे की बातचीत में। मैं चाहता हूं और कुछ लोग इसमें अपनी समझ के साथ अगर आगे आए तो हम बात आगे बढ़ाएं। एक सवाल था आलोक मेरा आपसे, कि जब आप देख रहे हैं इसको, बहुसंख्यकवाद को, तो क्या हम बहुसंख्यकवाद और फासीवाद के बीच में कोई लकीर खींच सकते हैं?
या फिर इसको एक ही तरह का माना जाए? बहुसंख्यकवाद और फांसीवाद, हाँ, क्या यही कोई सवाल है आपका? लकीर खींची जा सकती है? अच्छा अच्छा। हाँ, सवाल ये भी, क्या इनके बीच में कोई लकीर खींची जा सकती है, या फिर हम इनको एक दूसरे से ओवरलैप मान ले कि दोनों एक? देखिए, वैसे तो दोनों एक डिफरेंट टर्म है, और जरूरी नहीं है कि कोई बहुसंख्यकवादी जो विचारधारा है वो उतनी क्रूर तरीके से ही अपने देश के अल्पसंख्यकों को दबाने की या उनको पहचानने की कोशिश करे, जैसा कि फांसीवाद में किया जाता है, जिसमें नस्लीय श्रेष्ठता का कॉन्सेप्ट होता है ऑलरेडी। नो डाउट कि बहुसंख्यकवाद भी कहीं ना कहीं उसके पैरेलल में खड़ा हुआ एक विचारधारा है, जो एक संस्कृति, एक धर्म, एक भाषा भाषी, एक तरह के एथनिक लोगों को ज्यादा अच्छा वारिश मानता है किसी देश का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फांसीवादी तौर तरीकों से ही वो उन चीजों को आगे बढ़ाए। इसमें वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से भी ये चीजें कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका का जब हम उदाहरण देते हैं, तो श्रीलंका पूरा लोकतांत्रिक देश है। जितनी बार भी वहां सत्ता हस्तांतरण होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। वहां का संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, और वो बराबर के अधिकार देता है। लेकिन और जब वो अधिकार देता है तो ये संविधान ये नहीं कहता कि तमिलों को ये अधिकार नहीं है, सिंगलियों को है। लेकिन जब वो कहता है कि सिंगली भाषा में ही सरकारी नौकरियों के जो परीक्षाएं होंगी वो होंगी, तो जाहिर सी बात है, सिंगली जिसकी मातृभाषा है और सिंगली जिसकी मातृभाषा नहीं है, एक सीखी हुई भाषा है, उन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा तो दूसरे के पिछड़ने की संभावना ज्यादा होगी। तो बहुसंख्यकवाद कई बार बहुत धीमे तरीके से, कानूनी तरीके से वर्चस्व को स्थापित करता है, लेकिन फांसीवाद में हम इन चीजों को बड़े खुले तौर पे देखते हैं। कई बार ये जरूर लोग कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद का जो रास्ता है वो चरम पे जाके फांसीवाद में ही उसकी परिणति होती है। इसीलिए लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को हमेशा सचेत रहना चाहिए। सिविक जो सोसाइटी है उसको हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज करने चाहिए। सरकारों से सवाल उठाने को देशद्रोह के श्रेणी में ना लाकर उसे एक जायज हक के तौर पे मान्यता देना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे देश के संविधान में इन चीजों को महत्व दिया गया है। हालांकि संविधान अपनी जगह है, पर एक पॉपुलर कल्चर क्रिएट कर देना, सत्ता एक बड़ी चीज होती है। सरकारें जब किसी चीज के पीछे लग जाती हैं तो एक नोशनल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं लोगों के मन में कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, सवाल उठाने को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा गया है सत्ता प्रतिष्ठानों की तरफ से। तो ये एक साम्यता भी है दोनों में, और थोड़ा सा एक हम डिफरेंस भी मान सकते हैं कि दोनों में है। हालांकि रास्ता कहीं ना कहीं वो एक दिशा की तरफ जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद जो होता है वो फांसीवाद की तरफ ही बढ़ता हुआ एक कदम होता है। हालांकि इसको हम अभी देखने की कोशिश करें अगर ध्यान से, तो हर बहुसंख्यकवाद अपनी विभिन्न रूपों में जिसका हितैषी होने का दावा करता है जिन समूहों का, हाँ। जैसे श्रीलंका में सिंघलियों का हितैषी, या पाकिस्तान में मुस्लिमों का हितैषी, या हिंदुस्तान की कुछ आवाजों में हिंदुओं का हितैषी होने का दावा, वो बहुत घुमा फिराकर वो उन्हीं समुदायों का नुकसान भी करना शुरू कर देता है एक सीमा के बाद। तो हम उसको देखेंगे कि अभी कैसे वो नुकसान पहुंचाता है खुद बहुसंख्यकों को बहुसंख्यकवाद। जी मुरारी। हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यह भी सोच पा रहा था कि ये हमारे समाज में या एक तरीके से शायद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं तो वो ठीक है। हम देखते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि देखो सब ऐसे कर रहे हैं, तुम भी ऐसे करो, राइट। तो आई फील कि क्या इससे भी ये कनेक्ट होता है कि एक बच्चा जो बार बार एक वैल्यू सिस्टम में कहा जा रहा है कि देखो सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, यू डू इट राइट, एंड देन सडनली वी से बहुसंख्यकवाद 10th क्लास में आकर के कि नहीं देखो इट्स डिफरेंट, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, यू हैव टू कंसीडर अदर आल्सो। तो मतलब एक दैनिक जीवन में मैं अगर उस नजरिए से इसको देख रहा हूँ तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, जो बार बार इस वैल्यू सिस्टम में एडजस्ट करने के लिए कहा गया कि देखो सब जैसा कर रहा है वैसा करो, है ना, ये बार बार कहते हैं बच्चों को। बेशक बेशक। तो वही बात मुरारी की लोकतंत्र जिसको हम बहुत खूबसूरत संकल्पना मानते हैं, जो इसके आलोचक हैं वो इस बात को हमेशा उठाते हैं कि लोकतंत्र में चूंकि चुनावी राजनीति होती है और इसमें वो लोग हमेशा एक एज में रहते हैं
जिन लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और इस एज को लोकतांत्रिक देशों में ये माना जाता है, लोकतांत्रिक समाजों में या मान्यताओं में, कि किसी के लाभ को कम नहीं करना, बल्कि जो लोग अलाभ की स्थिति में है या गैर फायदे की स्थिति में है, उनको कुछ इस तरह से मदद की जाए कि वो लोग भी लाभ की स्थिति में आ जाएं। तो यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक देशों में समानता को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन समानता के साथ साथ संरक्षण और सुरक्षा को महत्व देना ये बड़ा जरूरी है। अब इस बात को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि जैसे कोई किसी देश में कुछ लोग जिनकी संख्या कम है, अच्छा ये संख्या कम वाला मामला कई बार, चूंकि हम हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति बहुत देखते हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा धर्म आता है, लेकिन ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें हमारे आदिवासी हैं जिनकी एक सांस्कृतिक पहचान अलग होती है, इसमें हमारे वैचारिक तौर पे नारीवादी लोग हो सकते हैं जो अलग नजरिए से चीजों को देखते हैं, पर्यावरणवादी हो सकते हैं, होमोसेक्सुअल लोग हो सकते हैं, जो कि एक समाज की एक मेन स्ट्रीम समझ है कि जो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं वही लोग अच्छे होते हैं। तो होमोसेक्सुअल लोग हैं। पश्चिम के देशों में आप्रवासियों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, माइग्रेंट लोगों का, कि उन्हें कैसे एक डेमोक्रेसी में कैसे एडजस्ट किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो कुछ इस तरह के उपबंध करते हैं, कुछ इस तरह के प्रोविजंस करते हैं, जिससे कि कम संख्या होने का जो एक नुकसान है, ऑटोमेटिक नुकसान जो हो जाता है, उससे एक संरक्षण मिले। संरक्षण इस सेंस में कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज को उतना ही प्रमोट कर पाए, उतना ही प्रिजर्व कर पाए और उतना ही अपना पाए, और उसको अपनाने में राज्य या समाज या कोई एजेंसी बाधा ना बने। जैसे हम अपने देश के संविधान को देखें, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है हमारा, वो कहीं ना कहीं इसी मान्यता के साथ उपजा हुआ है कि बहुसंख्यक तो चूंकि संख्या का एक एज लेकर अपनी सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियां हैं वो तो बड़े सहज तरीके से करते ही रहेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों को इस तरह की अभिव्यक्तियां करने के लिए हमें कुछ स्पेशल राइट देने होंगे, और वो राइट्स इसीलिए संविधान प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोग समानता का बहाना बनाकर ऐसे किसी प्रोविजन का विरोध करते हैं कि ये तो लोकतंत्र के ही खिलाफ है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, दरअसल ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। जब बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म का एक वेव आया वेस्टर्न में, तो वहां पर एक ये दावा किया जाने लगा जो जिसमें हम बहुत सारे सिद्धांतकारों को देखते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि जिसको हम समानता कहते हैं लोकतंत्र में, दरअसल वो बहुत ज्यादा, चूंकि पश्चिम का एक कॉन्सेप्ट था तो उन्होंने इसको ऐसे बोला कि ब्लू आइज जो गोरे पुरुष हैं उनकी मान्यताओं को प्रमोट करने वाली समानता है। तो इसमें होमोसेक्सुअल, नॉन व्हाइट लोग या जो अप्रवासी हैं उनकी समानता की बात छिप जाती है। तो एक कल्चरल, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इंडिविजुअल राइट की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक कल्चरल कम्युनिटीज के भी कुछ राइट होते हैं कि उनका कुछ एक खास संस्कृति है, कुछ खान पान है, कुछ अलग तरीके की वे ऑफ लाइफ है, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं बहुसंख्यक होने का क्या एज है, जैसे मैं फील करता हूं कि मैं अगर, चूंकि मैं भारत में हूं और हिंदू समुदाय से बिलोंग करता हूं, हिंदू में भी जो एक प्रभुत्वशाली तबका है, अपर कास्ट, उससे बिलोंग करता हूं, तो मुझे वो चीजें बहुत कम फील मेरा वातावरण करवाता है। जैसे अगर मैं दोनों हाथ में कलावा बांधे घूमूं तो शायद मुझे कभी कोई नहीं कहता कि बड़ा रिलीजियस व्यक्ति है, लेकिन मुस्लिम अगर कोई कम्युनिटी का है और वो टोपी लगाकर घूम रहा है, तो हमारी दिमाग में एक बात कर जाती है कि बड़े ये तो बड़े रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे ये चीज एक एज में ले जाती है जो बहुसंख्यक होने का फायदा होता है। जैसे हम राष्ट्रीय संस्कृति के कुछ अगर उदाहरण देखें, जैसे हम देखते हैं कि कहीं भी कोई चीज का शुभारंभ होता है तो भूमि पूजन, किसी चाहे संसद भवन भी बन रहा है नया तो भूमि पूजन करना, या नारियल फोड़ना, या दीप प्रज्वलन करना, ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां दरअसल हिंदू अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन इनको बहुसंख्यकवादी एक समझ हमारे यहाँ भी चूंकि काम करती है, हम इसको राष्ट्रीय समझ के तौर पे मानते हैं, और हमें लगता है कि अगर इसके अगेंस्ट कोई कहेगा तो देशद्रोही होगा, और अगर किसी ने सवाल उठा दिया तो हम उसको बड़ी बुरी नजर से देखेंगे। जबकि हमारा संविधान कहता है कि शैक्षिक संस्थान हो या कोई भी सरकारी संस्थान हो, वहां धार्मिक
जो क्रियाकलाप है वो नहीं किए जाने चाहिए, वहां पे प्रोहिबिटेड है, वो बैन है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो संख्या का कितना बड़ा एज होता है वो इस बात को शो करता है। तो जब हम क्रिटिकल समझ के साथ अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से डील करें, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग संविधान को मानने वाले होंगे या मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ होंगे वो धर्म के खिलाफ होंगे। वो हो सकता है बहुत धार्मिक लोग हों या धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते हों, लेकिन वो ये मानते हैं कि धर्म हमारा निजी मसला है, हमारे निजी जीवन में उसका पालन पोषण जैसे भी हम करते हैं करना चाहिए, लेकिन हमारी सार्वजनिक अभिव्यक्तियां जो हैं वो इस तरह की हों जो सभी की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करती हूँ, सभी कल्चर को उतना ही स्पेस देती हूँ और वो सेकुलर वे ऑफ लाइफ की तरफ जाती हूँ। हाँ, तो ये एक मुद्दा जुड़ता है। जी बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है वो जो मैंने आपको पूछा था, मतलब एक सवाल कि अगर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सब कर रहे हैं तो ऐसा करना है, तो हम लोग यह भी बताते हैं, मुझे याद आ रहा है अभी, कि चूंकि जो आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म है कि हम एक मेजोरिटी ग्रुप का हिस्सा हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। हम सब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अगर हम किसी एक जगह पे एक बहुसंख्यक समूह का हिस्सा है तो दूसरे समय पर हम एक अल्पसंख्यक समूह का भी हिस्सा बन जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए खास करके ग्लोबल वर्ल्ड में आप देखिए कि एक व्यक्ति जो भारत में सपोज करें कि बहुसंख्यक समाज का है, वो अमेरिका जाकर के तुरंत अल्पसंख्यक बन सकता है, बन ही जाता है। वहां पे तो वो माइग्रेंट का या एक बाहर से गए हुए व्यक्ति का एक बन गया, एक बहुत स्मॉल ग्रुप का हिस्सा वहां पे बन गया। या इवन विद इन द कंट्री, मतलब हम अपने होम स्टेट से जैसे ही दूसरे स्टेट में आते हैं तो वहां पे आकर के अगर हम उस क्षेत्रीयता के आधार पे देखें तो हम अल्पसंख्यक में बदल जाते हैं। या एक दूसरे आइडेंटिटी, अब देखिए आई मीन मेरे ख्याल से अगर हम ट्विटर स्पेस की बात करें तो ट्विटर स्पेस पे शायद टीचर तो एकदम अल्पसंख्यक है, वहां कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, उनकी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, है ना। तो अलग अलग समूह में जाकर के, और ये एक तरीके से डिफॉल्ट है आज के टाइम में, जिस तरीके से ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं, जैसे मूवमेंट होता रहता है, जिस तरीके से हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो इसमें बहुत वक्त नहीं लगता है कि हम एक जगह पे बहुसंख्यक समूह का हिस्सा है तो दूसरी जगह पे हम अल्पसंख्यक, मतलब हम यहाँ सिर्फ संख्या से कह रहे हैं, हाँ, एक स्मॉल ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये जो समझ है कि मतलब हाँ ठीक है, मैं इस वक्त एक पर्टिकुलर पोजीशन में बहुसंख्यक का हिस्सा हूँ, लेकिन दूसरे ही वक्त में अल्पसंख्यक का भी हिस्सा हो सकता हूँ, जो इनेविटेबल है, अनिवार्य है, हो ही जाते हैं। मुझे लगता है ये उस एम्पैथी को क्रिएट करने में मदद करेगा जहां पे हम एक परमानेंट डिसलाइक या डिसगस्ट कुछ कुछ केसेस में जो डेवलप कर लेते हैं माइनॉरिटीज वॉइस को लेकर के, शायद उससे बचा जा सके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया अभी मुरारी तुमने। जैसे कभी बहुसंख्यकवाद की आप नारों को देखें, जैसे एक देश एक विधान, एक देश एक पहचान, एक देश एक निशान, इस तरह के नारे होते हैं बहुसंख्यकवाद के। आलोक भाई, मैं लेकिन आलोक भाई, हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, अभी मुरारी सर ने जो बोला, मुझे उससे संबंधित कुछ बोलना है। मैं इससे इतर कुछ राय रखना चाह रहा था, मतलब एक उदाहरण मैं भी पेश करना चाह रहा था। देखो, हम लोकल की बात करते हैं, लोकल हम बोलते हैं कि अपने आसपास, तो हम कहते हैं लोकल लैंड। लेकिन अगर हम जैसे साउथ में चले जाएं तो हमें नॉर्थ इंडियन मिल जाए तो हम लोकल, हम उसको, हमें लगता है ये हमारा अपना है। और जैसे मुरारी भाई ने उदाहरण दिया कि हम जैसे बाहर चले गए, यूएस चले गए, यूएस का उदाहरण दे रहे थे, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इंडियन भी मिलता है ना तो वो भी हमको अपना लगता है। तो मेरे को लग रहा है कि अलग कॉन्टेस्ट है, ये थोड़ा सा कॉन्टेस्ट डिफरेंट जा रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि मैं भी अपनी शेयरिंग दूं इसी चर्चा में। चर्चा बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, तो जी तो मेरे को था कि मेरे को ये लग रहा था कि कुछ मतलब भाई नजरिया भी थोड़ा बहुत हम कई बार डिफरेंट देखें ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बदलता है। मुरारी जी, यहाँ मैं भी थोड़ा सा जोड़ना चाह रही थी। बोलिए उषा मैम, कर रहे हैं जी। हाँ जी,
मेरा ये कहना था कि बहुलवाद की जब हम बात कर रहे हैं किसी देश और सत्ता के संदर्भ में, तो जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा हटके हो गया। वो निजी लाइफ में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, कहीं बॉयज ज्यादा हैं, कहीं गर्ल्स कम है, तो ये एक अलग मुद्दा है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब हम अलग ढंग से कर सकते हैं। पर जो आलोक सर ने रखा बहुलवाद और श्रीलंका, बेल्जियम और भारत के संदर्भ में, अगर इसको हम भारत के संदर्भ में लेते हैं बहुलवाद को, तो आप देखेंगे बहुलवाद ज्यादा शोषित है। अगर आप भारत के पृष्ठभूमि को देखोगे, जिन लोगों की संख्या ज्यादा है वही ज्यादा गरीब है, और अलिट्स वर्ग जो, उसमें मैं एक जाति विशेष को नहीं बोलूंगी, लेकिन आप सब समझदार हैं और समझते हैं, तो एक वर्ग का बहुत प्रभु सत्ता हर जगह पे ज्यादा कायम है, क्योंकि आपको भी पता है हर जगह पे आपकी जान पहचान काम करती है। वो छोटे से छोटे दायरे से लेके पूरे भारत की बात करें या विश्व की बात करें, तो भारत के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि बहुलवाद बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जो श्रीलंका में बहुलवाद है वो सिंगली की बात करता है, बौद्ध धर्म की बात करता है, और वहां पे जो तमिल और मुस्लिम और उषा मैम, शायद आप बहुसंख्यकवाद कहना चाह रही हैं। हाँ, बहुसंख्यकवाद के अंदर जो संख्या में लोग हैं वही बहुलवाद हुआ ना, जहाँ पे बहुसंख्या में लोग हैं। थोड़ा वो डिफरेंट टर्म है, बहुलवाद एक अलग टर्म है, वो प्लूरलिज्म बोलते हैं उसको, और ये मेजॉरिटेरियनिज्म है। मैं यहाँ श्रीलंका के संदर्भ में जो बात है उसके ऊपर बोल रही थी। जी जी जी। श्रीलंका के अंदर सिंगली की संख्या ज्यादा है, तमिल की संख्या कम है, मुस्लिम है थोड़े से, तो उससे क्या होता है, वर्चस्व वहां सिंगली का ज्यादा है, और यही हिंसा का कारण है, मारकाट का कारण है, अशांति का कारण है। जबकि बेल्जियम इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि वहां पे बेल्जियम में संख्या को ध्यान में ना देते हुए दोनों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हुए भी बारी बारी सत्ता में आते हैं और दोनों के हितों की बात करते हैं। बेसिक बुनियादी जो फर्क है और जो ये लेसन पढ़ाया जाता है हमारे 10th क्लास में, उसका मतलब संदेश ही यही है कि एक देश है उसमें भी वही समस्या है, दूसरे में भी है, पर एक में हिंसा हो रही है और दूसरे में आपसी समझौता, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो बारी बारी सबको स्थान देते हैं। उनकी जो वोटिंग पावर है उसमें भी सबको समानता है। इवन के संविधान बनाना और कानून को बनाना, उसमें भी ये नहीं देखते कि मान लो इसको 51 वोट, आज ये व्यक्ति नहीं आया, उनको पहले तो बेल्जियम में भागीदारी बराबर है। सबसे बड़ी बात, संख्या को आधार पे नहीं किया उन्होंने, भागीदारी दोनों को बराबर दे दी उन्होंने। और दूसरी बात, अगर एक संख्या में एब्सेंट है कोई एक वर्ग का, एक व्यक्ति का वोट, तो उस दिन वोटिंग नहीं होती है। ये बहुत बड़ा उसका करैक्टर है, चरित्र, जिसके हमें गुण एकदम से नजर आता है कि भाई उस दिन कोई भी डिसीजन, कानून नहीं बनता है जिस दिन वोटिंग बराबर नहीं है। अगर सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बाद वहां की वोटिंग फर्क आती है तो उसके आधार पे डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि आज रामलाल श्यामलाल नहीं आया, चलो इसके अगेंस्ट नियम बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबकी प्रेजेंस होगी, सहमति होगी, और फिर जब बहुमत मिलेगा तो वो कानून बनेगा। मैं यहाँ ये थोड़ा रखना चाह रही थी। तो बहुत अच्छे बिंदु की तरफ इशारा किया उषा मैम आपने, और ये जो आपने प्रेजेंस वाली बात कही ना, इसको एक बॉर्डर टर्म में कहूँ तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के लोगों का, और खासकर डेमोक्रेसी में। और जब हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं, दरअसल वहीं से मेजॉरिटेरियनिज्म का टर्म हमारा आया था, ड्राइव हुआ था कि कैसे सत्ता की साझेदारी के खिलाफ कुछ चीजें काम करती हैं, तो उसमें बहुसंख्यकवाद भी एक तरह की समझ है। मुरारी ने एक बहुत अच्छा इशारा किया कि जिसको हम बहुसंख्यक कहते हैं, दरअसल कई बार हमारी पहचान के कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमें अल्पसंख्यक भी बना देते हैं कुछ मौकों पर। तो इसीलिए हमें इसलिए भी अल्पसंख्यक राइट्स को लेके बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि धर्म के आधार पर किसी बहुसंख्यक समूह का हिस्सा होकर कोई एक व्यक्ति होमोसेक्सुअल होने की वजह से एक खास तरह का माइनॉरिटी ग्रुप बन जाए, या महिला होने की वजह से एक खास तरह की गैर लाभकारी स्थिति में पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं। एक और इसमें समझने वाली बात है कि जिसको मेजॉरिटी या बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति कहकर प्रचारित किया जाता है, उसमें भी अगर हम उसकी राजनीति को समझें
तो उसमें भी जो वर्चस्वशाली तबके होते हैं वो एक छोटा तबका अपने हित को बड़े लोगों का हित बनाकर प्रस्तुत करता है, और वो लोगों को, जैसे कई बार हम कहते हैं कि राजनीति जो है वो आस्था के सवालों को उठाकर कई बार हमें फूल बनाती है और चुनाव में हमसे वोट ले लेती है। तो बहुसंख्यकवाद इस बात का बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ज्यादातर लोगों की आस्थाओं को या उनके इमोशंस को राजनीति कैच करती है और उसके आधार पर भी वो अपनी जो सत्ता है उसको बनाए रखती है या सत्ता में आती है। तो कई बार जिनको हम बहुसंख्यकवादी विचार कहते हैं, के छोटे वर्ग का हित ही बढ़ाती है, ना कि सभी लोगों का। लेकिन सब लोग इस बात को समझ नहीं पाते और उस फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। तो बहुसंख्यकवाद बहुत तरह से बहुसंख्यकों को भी नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी धर्म है, उस धर्म के अंदर जरूरी नहीं है कि एक तरह की ही विचार या मान्यताएं हों। जैसे हिंदू धर्म में जो जातियों की या क्षेत्रों की जो विविधता है, जैसे पंजाब का हिंदू संस्कृति, जो उसकी संस्कृति है वो बंगाल या तमिलनाडु वाले हिंदू से बहुत मामलों में, कई मामलों में अलग है, चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे आदतें हो, कुछ भी हो। इसी तरह से मुस्लिम्स में बहुत सारे सेक्ट हैं, उनके हैं। लेकिन जब हम किसी धर्म के एकल पहचानों को महत्व देने लगते हैं, तो उसी धर्म की वो आवाजें जो कमजोर हैं, वो आवाजें जो एकजुट नहीं कर पाई हैं, मोबिलाइज नहीं हो पाई हैं, उनका नुकसान होना शुरू होता है। तो बहुसंख्यक दिखने वाले समूहों के अंदर भी बहुत सारे लोग गैर लाभकारी स्थिति में चले जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे महिलाएं हैं, जैसे जातियां हैं, जैसे आदिवासी समूह हैं, जिनके बड़े तबके को हिंदू के रूप में पहचानने की कोशिश की जाती है या हुई है, लेकिन वो कितने लाभ की स्थिति में है, चाहे विकास हो चाहे और मामले हो, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर बहुसंख्यकवाद को हम इसी टर्म में समझें कि ये आफ्टर ऑल लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। समानता कई बार जिसको लोकतंत्र कहकर प्रमोट करता है, वो दरअसल एक एज उसका बहुसंख्यकों को मिलता है। इसीलिए समानता के साथ साथ संरक्षण की कुछ प्रोविजंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे इतना कुछ होते हुए भी हम अपने आसपास अगर देखें तो बहुत से पूर्वाग्रह, हमारे संविधान में बहुत से प्रोविजंस हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत से पूर्वाग्रह फिर भी हैं। जैसे सिखों को लेकर ज्यादातर जोक होना, मुस्लिम्स को लेकर एक खास तरह की मनोवृत्ति का जम जाना लोगों के बीच में, आदिवासियों को लेकर उनकी जो छवि है हमारे लोगों में, उसको देखो तो एक अलग तरह की छवियां दिखती हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं समझना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत साथी ऐसे हैं जो नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग सामाजिक मुद्दों की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ अशोक हमारे साथ है, तो अशोक को मैं पाता हूँ कि बहुत क्लियर है इन सब मुद्दों पे, बहुत बेहतरीन समझ के साथ वो रहते हैं। तो मुरारी, अगर स्पीकर वाला ऑप्शन इनको दिया जाए तो अशोक की बात हम सुन सकते हैं। अशोक के पास ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से अंजू मैम भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अंजू मैम कहें, उसके बाद अशोक से हम सुनते हैं। हाँ जी, थैंक यू मुरारी सर। जस्ट मैं एक चीज, बहुत अच्छा सा डिस्कशन चल रहा है और बड़े अच्छे से समझ बना रहे हैं। लाइक मेरे जैसा जो टीचर कुछ सालों से सोशल साइंस तो जरूर पढ़ा रही हूँ, लेकिन सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो आलोक सर, जैसे आपने बताया, जो बहुसंख्यकवाद में हमें डेमोक्रेसी में बहुत सारी प्रोविजंस किए गए हैं, पर हमारी सोसाइटी का उसमें क्या रोल हो सकता है? तो थोड़ा सा अगर आप इस पे भी प्रकाश डालेंगे तो आई थिंक थोड़ी और ज्यादा समझ कर पाएगी। थैंक यू। तो इसमें मैं छोटी सी टिप्पणी रखना चाहूंगा मैम, कि जैसे हम संविधान के बारे में 8वीं कक्षा में बच्चों को बताते हैं कि संविधान हमारे उन साझे आदर्शों, सपनों और लक्ष्यों की बात करता है जो एक समाज के तौर पे हमने चुना है। संविधान उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे आज़ादी के दौरान जो संविधान सभा बनी और संविधान सभा में हर अलग अलग तबकों के जो प्रतिनिधि आए, आपस में विचार विमर्श करके हमने उन लक्ष्यों को चुना। तो एक समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो एक हमने आपसी सहमति से अपने पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जो चुना है बेहतर, उसको मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं है कि जब हम संविधान बना रहे थे तो जिन बातों को हमने संविधान में रखा
उससे अलग तरह की आवाजें नहीं थी हमारे समाज में। बहुत सी आवाजें उससे अलग भी थी। जैसे जब हमारे उसी समय आजाद हुए देश धर्म के आधार पे अपने देश को, अपने संविधान को बना रहे थे, तो हमारे यहाँ अगर सेकुलरिज्म को चुना गया तो जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आवाज उठा रहे थे, लेकिन बेहतर क्या है, आपसी सहमति से क्या चुना गया। और जब एक बार हमने चुन लिया है उसको और ये जांच परख करके चुन लिया है कि यही बेहतर है, और दुनिया के उदाहरण इस बात को बताते हैं। मैं कक्षा में एक एक्टिविटी कराता हूं बच्चों को कि जब मैं उनको सेकुलरिज्म पढ़ाता हूं कि क्यों सेकुलरिज्म होना चाहिए देश में, धर्मनिरपेक्षतावाद, तो मैं उनसे कहता हूं कि 10 देशों की आप कल्पना करो अपने मन के अंदर, 5 ऐसे देश जहां जिसके बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हो, जहां आप जाना चाहते हो, जहां जो आपको बड़ा अपील करता है, और 5 ऐसे देश जो जिसके बारे में आपके मन में छवि अच्छी नहीं है, आपको लगता है वहां हिंसा है, वहां टकराव है, वहां गरीबी है और चीजें हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है मैम कि जो निष्कर्ष निकलता है जब बाद में मैं उसको लिंक करता हूं बच्चों से, कि बच्चों ने जिनको अच्छा देश कहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये वो देश हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्रीज हैं, और जिन देशों को मध्य एशियाई या ऐसे गरीब अफ्रीकी देशों का नाम वो लेते हैं, वो ज्यादातर वो देश हैं जो उनका लिंक एक बनता है कि वो धार्मिक देश भी हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनका संविधान चूंकि धर्म के आधार पर चलता है इसलिए ही वो ऐसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जरूर बनता है कि जब हम सेकुलर या तार्किक जीवन की तरफ जाते हैं तो हमारे विकास की संभावना, समझ की संभावना, अस्तित्व की संभावना, साथ में मिलजुल कर रहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर बेगानापन कहाँ आएगा? जहां पर कुछ समूहों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, वहां पर कुछ लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर यही बात लोगों को समझा दी जाए कि नहीं, सबकी अहमियत है, सबको सुना जाएगा, सबकी पहचान को महत्व दी जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो संभावनाएं अपने आप सीमित हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। जैसे हम इसमें पढ़ते भी हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए क्योंकि ये युक्ति परक भी है, यानी अगर हम गणित के हिसाब से भी लाभ हानि देखें तो भी ज्यादा सही है, और एथिकल भी है कि डेमोक्रेसी की जो मूलभूत सिद्धांत है उसके आधार पे अगर हम जज करें तो इसका मुझे लगता है कि यही जवाब है। अशोक सर, आप कुछ कहना चाहें अगर? थैंक यू सर। डिस्कशन एक्चुअली सुनने में जितना अच्छा लग रहा है तो मुझे उतना कहने में शायद ना लगे, लेकिन एक दो बातें जो मुझे आज की डिस्कशन से समझ में आ रही कि अभी जो मैम बात कर रहे थे सोसाइटी की या समाज की जो जिम्मेदारी है किस तरह से, तो मैं देख पाता हूँ कि आपने अभी एक बात कही कि जिस समानता की बात हम लोग संविधान बनाते समय कर रहे थे, उसकी बात जो यूरोपीय देश है वो 70 के दशक के बाद करते हैं। तो ये बात तो माननी होगी कि जो लोग हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत दूर की दृष्टि देखकर संविधान को ऐसा बनाया गया है कि जहाँ पर सबकी भागीदारी जो सुनिश्चित की जा सके। लेकिन 2-3 बातें जो यहाँ पर ना मतलब समाज में हमारे सामने आ जाती है, गाए बगाए हम सुनते हैं, हम भी कई बार कह देते हैं। जैसे एक टर्म आता है तुष्टीकरण वाला, ये लोग तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है, ये मेरी समझ है, ये मेरा मानना है कि हमें ऐसा शायद इसलिए लगता है कि किसी खास समुदाय का तुष्टीकरण की या वोट बैंक की राजनीति, मुझे इसलिए लगता है कि ये ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर उनके हितों का ध्यान जो है वो हमारे हितों के बराबर रखा जा रहा है, अगर समाज में जो सत्ता है, जो सरकारें हैं, जो 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 वर्ग नीति निर्धारित करता है, अगर वो उनके स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे स्पेस में से कुछ जा रहा है और हमारे स्पेस में से कुछ छिन रहा है, इसलिए हमें लगता है कि वो वोट बैंक का राजनीति हो रहा है। जैसे आरक्षण के मुद्दे पे आते हैं, जब भी आरक्षण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ छीन कर किसी दूसरे को दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम समाज में देखें और इसकी हकीकत देखें तो आज भी ये हाल है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण होने के बावजूद भी एक भी सीट शायद ऐसी नहीं होगी पूरे देश के अंदर जो जहां पर जो रिजर्व ना हो और वहां से कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी जीत कर आया हो। तो ये बता रहा है कि जितनी कोशिशें हमारे यहाँ हो रही हैं बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने की, वो संविधान ने तो दी है, लेकिन अभी भी हम समाज के तौर पर, हम नागरिक के तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए गाए बगाए जब हमें लगता है कि हमारे स्पेस में से कुछ कर्टेल हो रहा है, किसी दूसरे के साथ जा रहा है,
तो ये जो सोच है, मुझे लगता है ये भी हमें बहुसंख्यकवाद की ओर ले जाती है। और शायद मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ, कभी कभार मुझे भी लगता है कि शायद मेरे हिस्से का किसी दूसरे के यहाँ चला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के स्तर पर ये बातें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम एक साझे समाज में रह रहे हैं तो हमारी जो भागीदारी है वो भी साझी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और समाज को धीरे धीरे मतलब ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इन इन सोचों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर अभी तक मुझे लगता है कि मैं भी समझ के लेवल पे वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। तो ऐसी डिस्कशन चलती रहेंगी तो हो सकता है कि हम लोग कम से कम अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए मौका मिलेगा। ये सीरीज जारी रहे और हम जैसे जो नॉन सोशल साइंस के लोग हैं उनको बुलाया जाए ताकि हम थोड़े से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू अशोक भाई, आपने बहुत जरूरी मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाया हम लोगों का। और आपने कहा कि ये जो विचार चलते हैं तुष्टीकरण के या आरक्षण को लेकर, कई बार हमें भी उस तरफ ले जाते हैं, बहुसंख्यकवाद की तरफ। तो दरअसल ये जो विचार हैं ये बहुसंख्यकवादी हथियार हैं एक तरह से, जो अपने आप की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए इन तरह के टर्म्स को लेकर वो बनाते हैं। क्योंकि बहुसंख्यकवाद एक बहुत पॉपुलर विचारधारा रही है और वो विचारधारा कुछ एक सामान्य सहज बोधों को लेकर आगे बढ़ती है, जिसमें तुष्टीकरण की तरफ आपने इशारा किया। तो इसमें हम जैसे आप जैसे पढ़े लिखे जो समूह है, खासकर सामाजिक विज्ञान के लोग हैं, पब्लिक डोमेन में उनको तथ्यों के आधार पर इस बात को रखना कि अगर तुष्टीकरण किसी समुदाय का हुआ है तो जाहिर सी बात हो तो विकास के पैरामीटर पे बहुत आगे निकल गए होंगे। लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या और रिपोर्ट हम देखते हैं तो जिनके लिए कहा जाता है कि तुष्टीकरण हुआ वो तो बहुत पीछे हैं। तो तथ्यों के आधार पर चीजों को सामने लाना, उनको बताना, एक्सप्लोर कराना, ये बड़ा जरूरी है। और ये सारी बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं शायद उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है कि चीजों को कैसे हम क्वेश्चन मार्क करके देखना शुरू करें। और यदि हम नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरा कर रहा है तो उसके क्वेश्चन मार्क करने को हम सीधे देशद्रोह या उस कैटेगरी में ना ले जाकर उसको समझने का प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है या कह रहा है तो क्यों कह रहा है। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं इतिहास से लेता हूं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ाते हैं कि कैसे जो राष्ट्रवाद के जो प्रतीक बने, कि यूरोप में सबसे पहले देश को एक महिला के रूप में दिखाने की चलन हुआ। फ्रांस में मारियाना की एक तस्वीर बनाई गई जो फ्रांस की देवी के तौर पे थी, जर्मनी में जर्मेनिया। और वहीं से सीख लेते हुए पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने, राजा रवि वर्मा जैसे लोगों ने भारत में भारत माता की तस्वीर की कल्पना की। और अभी आज के दिन जब मैं आंख बंद करके सोचता हूं भारत माता, तो उसकी छवि बड़ी रूढ़ हो गई है, फिक्स हो गई है कि वो मुकुट लगाए और हाथ में तिरंगा लिए और किसी हिंदू देवी की तरह दिखती एक महिला मेरे आंखों के सामने आती है। जबकि शुरुआत की अगर भारत माता की तस्वीर हम देखें जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, वो इस छवि से बिल्कुल अलग थी। यानी ये जो पैरामीटर हैं ये गढ़े गए हैं और इन पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं ये जो छवियां हैं वो धीरे धीरे बहुसंख्यकवादी तरीके से रूढ़ हो गई हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें इन छवियों में या तो विविधता भरनी है या इनकी सीमाओं को भी उजागर करना है। क्यों नहीं हो सकता कि भारत माता की तस्वीर की जब मैं कल्पना करूं तो एक नागालैंड की महिला मेरी आंखों के सामने आए, एक आदिवासी महिला आए, एक कोई माइनॉरिटी महिला आए। तो इन सारी बातों को सोचना और ये समझना कि कैसे बहुसंख्यकवाद हमारी सोच और हमारे एक्शन को ड्राइव करता है। क्यों हम सर्टिफिकेशन देने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर लोगों को, कि अगर लोगों की कोई वे ऑफ लाइफ अलग है हमसे तो हमारे लिए उपहास का पात्र क्यों हो जाता है। क्यों हम ऐसी जीवन पद्धतियों को कमतर मानना शुरू कर देते हैं जिसको हमने बड़े सहज तरीके से ये मान लिया है कि ये नेशनल है, ये चूंकि संख्या में ज्यादा लोग हैं खास तरह के लोग और वैसे ही लोग बरतते हैं तो वही नेशनल आइडेंटिटी है और वही वो चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ और हमारे साथी हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने आप वो अपनी इच्छा से आई थिंक विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक सर, विवेक भाई। आलोक सर, सामाजिक विज्ञान की इतने आप जितने समझते मुझे नहीं है, पर जैसे आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, इसमें जो संस्कृति का इंडोक्ट्रिनेशन है इसका क्या रोल है। हम अल्पसंख्यक में जैन समुदाय, पारसी समुदाय, मुसलमान तीनों हैं, पर बहुत ज्यादा सांस्कृतिक इंडोक्ट्रिनेशन का बड़ा अंतर है।
तो जो आप कह रहे हो कि बहुसंख्यक जहाँ है और उन्हीं का हवाला देके उसी के हिसाब से पॉलिसी मैटर्स डिसाइड होते हैं, तो ऐसा मैं थोड़ा सा इसमें डिफर कर रहा हूँ बोलने में, हो सकता है कि गलत हूँ। तो इसमें इंडोक्ट्रिनेशन, सांस्कृतिक इंडोक्ट्रिनेशन का क्या रोल है? तो इसको इस विवेक भाई इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद एक गलत अवधारणा है लोकतांत्रिक नजरिए से, तो दरअसल ये बात केवल वहीं पर लागू नहीं होगी जहां मैं या कोई और बहुसंख्यक है, बल्कि दूसरी जगह भी लागू होगी। जैसे अगर हम कश्मीर का उदाहरण यहां पर ले, कश्मीर में स्थिति बिल्कुल उलट, वहां पे जहां पूरे देश में लगभग हर हिस्से में हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और वहां पर हमने देखा कि कुछ इस तरह की समस्याएं आई 90s के दशक में, जहां पर एक मेजॉरिटेरियनिज्म जो एक उभरा वहां की राजनीतिक फिजा में और सांस्कृतिक फिजा में, तो वहां के अल्पसंख्यकों को बहुत दुश्वारियां झेलनी पड़ी। तो जब मैं एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति के तौर पे मेजॉरिटेरियनिज्म का अपोज करता हूं, तो दरअसल मैं हर फॉर्म की, हर तरह के बहुसंख्यकवाद का विरोध कर रहा होता हूं। और उसमें अगर कहीं पर कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाती है, तो उसकी भी ये दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है कि वो माइनॉरिटीज की जो आवाजें हैं, लोकतांत्रिक आवाजें हैं, या उसके जो जायज हक हुकूक हैं वो माने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जब हम धार्मिक विविधताओं की बात करते हैं और घुमा फिरा के भारत जैसे देश में जब हम बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, तो भाषाई, निर्जातीय या आदिवासी मुद्दों से हटकर ये धर्म की तरफ चला ही जाता है, क्योंकि धर्म बड़ा प्रिय विषय है हमारी राजनीति का। तो यहाँ पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनमें भी अगर हम देखें, चूंकि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो बृहत हिंदू धर्म के ब्रांचेस से ही निकले हैं, जिनकी सहज जीवन पद्धति बहुत अलग नहीं है हिंदू धर्म से, जिसमें जैन, सिख, बौद्ध ये सब हैं, वहां पर सामाजिक व्यवहार में उतनी दूरियां नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा धर्म जिसका जन्म ही एक अलग सांस्कृतिक परिदृश्य में हुआ है, जो अलग तरह के सांस्कृतिक टूल्स के साथ अपने जीवन में है, उन लोगों को स्वीकार करना बहुसंख्यकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये मुद्दा, ये टॉपिक, ये विषय हमेशा समाज में चर्चा का विषय होना चाहिए। हमेशा हमारी कक्षाओं में, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किताबों में, फिल्मों में यह आना चाहिए कि कैसे हम इस बहुसंख्यकवादी नजरिए को डीलिमिट करते हुए एक समतावादी नजरिए की तरफ बढ़ें, जो ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो, ज्यादा डेमोक्रेटिक हो। और यहाँ सिर्फ किताब की बात नहीं है, हमारी फिल्में एक खास तरह की रूढ़ छवि प्रस्तुत करती हैं कुछ समुदायों की, वहां पर सवाल उठाना, हमारे अखबार, हमारे किताब, हमारे रोजमर्रा की बहस, हमारे जोक, हमारे गाने, ये सब इस डिस्कोर्स का कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस पर ये बात हो सकती है। बाकी मैं विकास या मुरारी से चाहूंगा कि इस विषय पर कुछ कहें। थोड़ी सी एक बात और ऐड कर दूं आलोक भाई, जब इस तरह के मुद्दों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो मुझे लगता है कि औपचारिक शिक्षा जो हम देते हैं वो बहुसंख्यकों को जो मिल रही है वही अल्पसंख्यकों को वही मिल रही है। फिर भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा जो है, जो सांस्कृतिक शिक्षा है, इंडोक्ट्रिनेशन है, वो हावी है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा जो है वो केवल औपचारिक नहीं होती, केवल स्कूल में नहीं सीखते बच्चे। बहुत बड़ा हिस्सा जो लर्निंग का है हमारा, हमारे समाज से, परिवार से, मीडिया से, हमारा जो अपना एक सेम एज ग्रुप है उससे। तो बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी जगहों से हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशन, जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के जो क्रिटिकली लोगों को सीखना, समझना सिखाएं, बोलना सिखाएं, पक्ष लेना सिखाएं, ऐसे संस्थाओं की बड़ी जरूरत है। और जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, कुछ संस्थानों को बहुत बेहतर पाता हूं इस मामले में वो करते हैं, और वहां के निकले हुए पढ़े हुए लोगों को देखता हूं तो एक अलग वे ऑफ थॉट के साथ उनको पाता हूं। कुछ संस्थानों में तो जहां पर इस तरह के माहौल नहीं दिया गया, तो वहां एक अलग वे ऑफ थॉट के साथ लोग निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यह बनता है कि शिक्षा तो निहायत जरूरी है, और शैक्षिक संस्थान तो असर डालते ही डालते हैं, नो डाउट। पर बात वहीं पर आकर अटकती है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कितना मौका देती है सवाल उठाने का, कितना मौका देती है अदर्स के पर्सपेक्टिव से चीजों का देखने का। तो यहाँ पर एम्पैथी और
उस नजरिए के साथ जाना, क्रिटिकल नजरिए से चीजों को देखना। तो अगर शिक्षा व्यवस्था इस तरह से बुनी जाए और बुनने के प्रयास किए जाएं, और कुछ संस्थान हमारे यहाँ नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस समझ को आगे बढ़ाते हैं। जेएनयू का अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इस मामले में, दिल्ली विश्वविद्यालय है इस मामले में, जामिया यूनिवर्सिटी, तो ऐसे बहुत से देश में है जो इस तरह का काम करते हैं। स्कूली उसमें भी कुछ संस्थान बहुत अच्छा करते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है, और नो डाउट कि आपका जो कहना वो बिल्कुल सही है, समाज में तो हम सीखते ही सीखते मेरे ख्याल से विवेक का जो सवाल है वो है कि कुछ समूहों में इंडोक्ट्रिनेशन ज्यादा है जबकि दूसरे समूहों में वो कम है। मुझे लगता है ये वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मुरारी जी, और काफी हद तक वैसे आलोक जी ने जवाब दे दिया, बट कई जगह मैं समझता हूँ कि रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा है शिक्षा संस्थानों में जो अनौपचारिक तरीके से शिक्षा देते हैं। जैसे हिंदुस्तान में मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है और वो मार मार के पढ़ाई जाती है, वो समझ में तो आती नहीं बच्चों को। इसी तरह से आरएसएस के जो प्रमोट करते हैं वो स्कूल्स हैं जहाँ संस्कृत से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है वो चीज ज्यादा हावी होती है औपचारिक। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक उसमें समरूपता नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए भी ये बहुसंख्यकवाद और ये सब चीजें सरफेस पे आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बेटा। और एक चीज और होता है कि जब हम इंडोक्ट्रिनेशन को देखते हैं तो उसमें यह भी देखना होता है कि या रेडिकलाइजेशन को कि हमारा क्या पोजीशन है, हम कहाँ से देख रहे हैं, या कई बार हमें क्या दिखाया जा रहा है मीडियाज के जरिए, फिल्मों के जरिए। उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि हमारे देश में जो चाइल्ड फिटिसाइड है, यानी कि गर्भ में बच्चों को मार देने की प्रथा, वो बेहद गंभीर हालात में है। करीब करीब कहा जाता है कि शायद मतलब 2000, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बच्चों को हर दिन गर्भ में मारा जाता है, या हर घंटे, मतलब मैं एग्जैक्टली इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, खास करके गर्ल चाइल्ड। अब देखिए, चूंकि मीडिया और फिल्मों के जरिए इस रेडिकलाइजेशन को दिखाया नहीं जाता है, इस इंडोक्ट्रिनेशन को नहीं दिखाया जाता है, तो हम एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं कि ठीक है भाई, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वही मीडिया और अलग अलग स्रोत कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लेती है और वो हमारे सामने लाती है बार बार, तो हमारा भी रेडिकलाइजेशन वो कर देती है कि तुम इस तरीके से सोचो, तुम इसको मानो इंडोक्ट्रिनेशन, तुम इसको मानो रेडिकलाइजेशन, और इन चीजों को मुरारी भाई मुझे लगता है कि एक बात और ऐड करूंगा कि कमर्शियल पर्पस भी इसके पीछे है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए कमर्शियल है। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो फिटिसाइड के बारे में दिखाएं, वो क्या चीज ज्यादा चलेगी, किसमें ज्यादा मनी ग्लेन कर सकते हैं, उनका पर्पस वो है, सामाजिक सुधार नहीं है उनका। एग्जैक्टली हाँ। आलोक का ऑडियो प्रॉब्लम भी आ रहा है। हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, और चंदन, इससे पहले कि आलोक आए, अगर चंदन कुछ कहना चाह रहे हैं, हाल ही में चंदन जुड़े हैं, या कोई मैं भी आप ये में से। कहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में एक घटना ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैन स्वामी की, कि वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए एक फाइट कर रहे थे, और मतलब आखिरी समय में भी जब उनको पार्किंसन था तो पीने के लिए, पानी पीने के लिए उन्होंने स्ट्रॉ की डिमांड की थी, बट शायद वो भी उनको उपलब्ध नहीं करवाया गया। तो मैं कहूँगा जब इस तरह की चीज़ें मीडिया का हिस्सा बनती हैं और लोग देखते हैं, या फिर कह लीजिए जो आयरन लेडी इरोम थी, उनका जब किस्सा लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उनके जो मैं कहूँगा चुनाव के नतीजे लोगों को पता चलते हैं, तो फिर उनको ये दिखता है कि इस तरह की चीज़ों पर हम सिर्फ बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जब उसको अमली जामा पहनाने की बारी आती है तो शायद हम पीछे हट जाते हैं। तो इस पर मैं कहूँगा कि अगर आप अपने विचार रख सकें तो अच्छा लगेगा मुझे। आलोक, अभी चंदन और विवेक ने अपनी अपनी बातें रखी है। हम लोग चूंकि टाइम तो मेरे ख्याल से एक्सीड कर रहे हैं, फिर भी आप चंदन की बातों को को जवाब देते हुए अगर इसको मतलब एक तरीके से समाप्ति की ओर ले जा सके। बिल्कुल, हमारा टाइम लगभग ओवर की तरफ है। तो इसमें देखो, जैसे हमने शुरू में बात की थी ना, कि डेमोक्रेसी में बहुसंख्यकों के पास एक एज होता है संख्या का,
इसी बात को इस सेंस में भी समझा जाना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, वो जो एज बहुसंख्यकों को मिला है, वो एक असुरक्षा की भाव भी पैदा करती है जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज होते हैं, और वो असुरक्षा एक खास तरह के एग्रेशन और खास तरह की कट्टरता की तरफ ले जाती है। तो जो विवेक ने जिस तरफ इशारा किया है, उसका निदान भी इसी बात में है कि कोई देश पावर शेयरिंग की तरफ बढ़े, कोई देश म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की तरफ बढ़े, और जो मेजॉरिटेरियनिज्म की जो एक बीमारी है उससे दूर रहे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करे। तो ये दरअसल ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी इसी बात की उपज हैं कि हम मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा सोशल डिस्कोर्स हमारा है, बहुत ज़्यादा हमारा व्यवहार उस तरफ है। चंदन ने इशारा किया कि हम व्यवहारिक जीवन में इन चीज़ों को नहीं अपना पाते या बहुत तरह से हीला हवाली करते हैं जब मौका आता है कोई पक्ष लेने का या अपनी संदर्भों में रखने का। तो मेजॉरिटेरियनिज्म को हम इसी बिंदु के साथ समझें और बता सकते हैं। और एक बहुत ऐतिहासिक उदाहरण है हमारे सामने कि हिटलर ने अपने यहाँ पर शुरू में एक प्रश्न भी आया था कि क्या फांसीवाद और बहुसंख्यकवाद एक है, तो मैंने कहा था थोड़ा सा अंतर है, दिशा एक है। ये दिशा कई बार मिलती भी है। तो फांसीइज्म को हम मान सकते हैं कि एक चरम बहुसंख्यकवाद था, और हिटलर ने लोगों को किस तरह से मेस्मराइज किया था, किस तरह से लोग उसके फॉलोअर थे, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या हुआ, पूरे जर्मनी के विनाश का कारण बना। उसकी जो छवि है उसको उसने नेस्तनाबूद किया, और आज कोई जर्मन उसका नाम लेना नहीं चाहता। उन यादों को जीवित किए हुए है कि हम उस तरफ जीवन में अब कभी ना बढ़े, और उनको एक प्रतीकों के रूप में वहाँ ढाल कर रखा गया है कि लोग समझें इस बात को कि ये चीज़ कितनी बुरी है। और माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ की जो आइडेंटिटीज़ हैं, कई बार हमारी खुद की लाइफ से बहुत कनेक्टेड होती हैं। हमने बहुत से उदाहरण दिए कि कई बार भाषा के आधार पे हो सकता है कि उत्तर भारत का मुस्लिम और हिंदू दोनों ही एक भाषा भाषी हैं, दोनों बहुसंख्यक हैं, लेकिन दक्षिण भारत का जो हिंदू या मुस्लिम है वो माइनॉरिटी है। तो इस तरह से हमारी बहुत क्रॉस आइडेंटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हर आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देना, उसको इक्वल मानना, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक नीड्स है उनको भी कैटर करना। जैसे कानून हमारे यहाँ कि भाई हेलमेट लगाना है, लेकिन हमारे कानून में सिख कम्युनिटी के लोगों को छूट है, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल समस्या से रूबरू होते हैं कि पगड़ी के ऊपर पहनना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जरूरी छूटों को ऐसा ना मानना कि ये कोई बड़ी गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं, कनाडा, क्यूबेक, वहाँ पे लगभग एक स्वायत्त प्रांत है। उसने पूरी तरह से, चूंकि एक माइनॉरिटी ग्रुप वहाँ निवास करती है और उनकी डिमांड थी, उन्होंने दिया और इसको लोकतांत्रिक माना। कैटलेनिया है स्पेन में, वहाँ पूरी तरह से इस चीज़ को मान्यता दी गई। अगर तिब्बत में मान्यता चीन नहीं दे रहा तो पूरी दुनिया में उसकी इस बात को लेकर बदनामी है। तो ये ना माने कि कोई राष्ट्र तभी एक राष्ट्र होगा जब वो एक पर टिका होगा, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, बल्कि हमारे संविधान और आज़ादी की लड़ाई से ही हम लोग समावेशी राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे हैं, जिसमें हर आवाज़, हर पहचान, हर संस्कृति, हर तरह की मुख्तलिफ आवाज़ों को उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ महत्व देने की बात रही है। नो डाउट बहुत सारा डेविएशन हुआ है हमारे यहाँ भी, नो डाउट कि बहुत सारी पब्लिक डोमेन में हमारे यहाँ भी बहुसंख्यकवाद एक मजबूत धारा के तौर पे उभर कर आया है पिछले कुछ दशकों में, 80s के बाद। लेकिन इससे लड़ना भी हमें है। एक डेमोक्रेसी वही स्वस्थ डेमोक्रेसी होती है जो इन चीज़ों से जूझती है, उभरती है और आगे का रास्ता बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हमारा एक एंड नोट होगा कि हम यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करें। जी मुरारी भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, बेहतरीन तरीके से आपने इस चर्चा में इस विषय से जुड़े हुए अलग अलग बातों को सामने रखा। और हम ऐसे ही वीकली मिलते रहेंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल साइंस में वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बटे हुए नहीं हैं, वो एक दूसरे के परिधि में घुसते हैं। कई चीजें बार बार आती है और कई लेयर्स में हम उसको समझते रहते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूसडे आप सबसे मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर से जुड़िए, एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा और हमारे ही बीच से कोई एक फैसिलिटेट करेंगे इसको। तो तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। आलोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन सेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू भाई, आभार। जी जी। धन्यवाद सर।
थैंक यू। ठीक है आलोक, थैंक यू एवरीवन।